इस मैप को देखें, यहाँ पर है जापान, जो आज न सिर्फ हमारे एशिया का बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जापान की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डेवलप कंट्री में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 1.4 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स में जापान पहले नंबर पर है। तो ये तो कुछ मापदंड है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, और इन सभी मापदंडों में जापान काफी खरा उतरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा देश जापान आखिर कैसे इतना डेवलप बन गया, जहां लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जिसने दो परमाणु विस्फोट को झेला है, जिस देश को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश जापान की आर्मी और इकोनॉमी को बर्बाद कर देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी जापान इतनी ग्रोथ कैसे कर गया? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर जापान इतना अमीर कैसे हो गया, क्या कारण है कि जापान ने इतना विकास किया, और कौन से ऐसे काम किए जापान ने जिस कारण आज वो इतना आगे निकल गया है। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जापान का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। तो जापान के आर्थिक तरक्की के पीछे इसके इतिहास का एक बड़ा हाथ है। जापान असल में कई टापुओं को मिलाकर बना हुआ देश है, जो सभी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। शुरुआत में जापान कई सालों तक पूरी दुनिया से कटा हुआ था। तभी जापान में मीजी का शासनकाल आया, यानी साल 1868 से जापान ने अपने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देना शुरू किया। मीजी शासकों ने सबसे पहले तो अमेरिका और ब्रिटेन के बिजनेस ढांचे को, जो कि मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था पर आधारित था, उनको अपने देश में लागू किया। और जापान के कई लोग पश्चिमी देशों में पढ़ाई के लिए जाते थे, और जब वो वापस आते थे तो उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन में रखा जाता था, ताकि जापान के बाकी लोग दूसरे देश के नॉलेज को सीख पाए। इस कारण दूसरे विश्व युद्ध तक में जापान एक मिलिट्री सुपर पावर बन चुका था। जापान की कई कंपनियां थी जो मिलिट्री मशीनरी बनाती थी। लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, तब जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसमें जापान की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बर्बाद हो गई थी। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सामने कई सारी चुनौतियां थी, जिनमें से मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी, जिसमें पहली थी बेरोजगारी। दूसरे विश्व युद्ध के पहले जापान अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री में निवेश करता था, तब वहां पर रोजगार भी काफी ज्यादा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद जापान के करीब 13.1 मिलियन लोग जो सेना और उससे जुड़ी सर्विसेज में जुड़े थे, वो सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए। हालांकि साल 1948 तक जापान में खेती के लिए 18 मिलियन लोगों की जरूरत थी, जो इन बेरोजगार लोगों को काम दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयड की थी, यानी लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर काम नहीं मिल रहा था, या जैसे काम की जरूरत थी वैसे काम करने वाले लोग नहीं थे। दूसरी चुनौती एनर्जी और फूड की थी। तो उन दिनों जापान एनर्जी के लिए कोयले पर निर्भर था, जो जापान को चीन और कोरिया से मिलता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद समीकरण बदल गए और जापान को कोयला मिलना बंद हो गया। तो अब एनर्जी शॉर्टेज के चलते जापान की खेती भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिससे लोगों को यह डर सताने लगा कि साल 1945-46 के विंटर में वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। और तीसरी चुनौती महंगाई की थी। तो जापान के लिए एक और बड़ी मुसीबत इन्फ्लेशन की थी, क्योंकि जो पैसा जापान की आर्मी के लिए था वो युद्ध के बाद मार्केट में सर्कुलेट होने लगा, जिससे चीजों के दाम बढ़ गए, जिससे जापान में महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। और यह सब कुछ दूसरे विश्व युद्ध के चलते हुआ था। लेकिन जापानी लोगों में हुनर था और उन्हें अब जापान की इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनानी थी। लेकिन यह बिना किसी दूसरे देश के सपोर्ट के बगैर ज्यादा कठिन था, और तभी अमेरिका ने जापान का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन वैसा नहीं जैसा अंग्रेजों ने भारत पर किया था। यह अधिग्रहण थोड़ा सा अलग था, जिसमें जापान में शासन तो जापानी सरकार का ही था, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कमांडर फॉर अलाइड पावर यानी SCAP भी जापान के पावर में थी, और जापान के सभी बड़े निर्णय ये SCAP ही लेती थी। तो जापान में SCAP के पावर में आने के बाद
सबसे पहले तो जापान को अपनी मिलिट्री बनाने की परमिशन मिल गई, लेकिन वो सिर्फ देश के अंदर के लिए ही थी। जापान को बाहरी देशों से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी, जिसका जापान को काफी फायदा हुआ, क्योंकि पहले जो पैसा जापान अपने मिलिट्री में लगाता था वो पैसा वो अब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाने लगा। इससे जापान की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिल गया। इसके अलावा एससीएपी ने जापान की इकोनॉमी की ग्रोथ को और तेज करने के लिए 3 मेजर बदलाव किए, जिसमें पहला था जाइबत्सु को तोड़ना। जापान की अर्थव्यवस्था में जाइबत्सु का बहुत बड़ा रोल था। जाइबत्सु असल में जापान के कुछ अमीर लोगों का एक ग्रुप था जो देश के सभी बिजनेसेस को कंट्रोल करता था, और किसी को नया बिजनेस शुरू करना हो तो उनके लिए वो पैसा भी देता था। लेकिन इसका नुकसान ये था कि पूरे बिजनेस पर चंद लोगों का कंट्रोल होता था। मैनेजर की पोस्ट पर लोगों को क्वालिफिकेशन के आधार पर कम, निजी पसंद के आधार पर ज्यादा चुना जाता था, यानी अपने रिश्तेदारों को नौकरी ज्यादा मिलती थी। इसलिए इसे तोड़ना जरूरी था। दूसरा बदलाव लैंड रिफॉर्म का। पहले जापान के खेती लायक जमीन पर कुछ चंद लोगों का नियंत्रण होता था, जिससे जापान के बाकी लोगों को उनकी जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती थी। इसलिए सरकार ने तय किया कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है वो सरकार को बेचनी पड़ेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि लैंड रिफॉर्म के पहले जापान में उपजाऊ जमीन के सिर्फ 54% भाग पर ही जमीन मालिक के द्वारा खेती की जाती थी, लेकिन इस बदलाव के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 90% हो गया था। तीसरा बदलाव था लेबर रिफॉर्म का। जापान में पहले लेबर का कोई संगठन नहीं था, मतलब इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, जिस कारण मजदूरों से बहुत कम सैलरी में काम करवाया जाता था। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद मजदूर खुश थे, क्योंकि अब सैलरी अच्छी मिलती थी, जॉब की सिक्योरिटी बढ़ गई थी और अन्याय होने पर वो आवाज भी उठा सकते थे। तो अब जब मजदूर खुश हुए तो कंपनी और मजदूरों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया, जिसमें मजदूरों की कार्य क्षमता भी बढ़ गई, जिससे घरेलू बाजार में खपत भी बढ़ा और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट जापान की इकोनॉमी में देखने को मिला। इसके बाद अमेरिका ने जापान में डोज प्लान 1948 शुरू किया। जापान की इकोनॉमी को और तेज करने के लिए साल 1948 में अमेरिका डोज प्लान लेकर आया जापान में, जिसमें 3 बदलाव किए गए। जिसमें पहला, अब और लोन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जापान का बजट बैलेंस होगा। और तीसरा, अब लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादा लोन इश्यू होने से मार्केट में पैसा आ रहा था, जो महंगाई बढ़ाने का मेन कारण था। इसलिए नया लोन इश्यू होना बंद हुआ। इसके बाद दूसरा रिफॉर्म था बैलेंस बजट का। तो अब हर क्षेत्र के लिए बराबर पैसा जारी किया जाने लगा। और तीसरा रिफॉर्म था मिलने वाली सब्सिडी के लिए, जो आगे नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका का यह डोज प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन रिफॉर्म के बाद जापान की इकोनॉमी ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगी थी। लेकिन तभी साल 1950 में कोरियन युद्ध शुरू हो गया, जिसने जापान की इकोनॉमी में नई जान डाल दी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ था। तो अमेरिकी सैनिकों के लिए अमेरिका से हथियार भेजना बहुत खर्चीला था, क्योंकि अमेरिका से कोरिया बहुत दूर था, लेकिन जापान कोरिया के बगल में ही था। इसलिए सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए जापान सबसे सही विकल्प था, क्योंकि जापान कोरिया के सबसे नजदीक देशों में से एक था और जिन पर अमेरिका का कंट्रोल भी था, और जापानी ऐसे हथियार बनाने के एक्सपर्ट भी थे। तो इस कोरियन युद्ध के दौरान जापान का व्यापार 34% बढ़ गया। जापान के प्रोडक्शन में 70% का इजाफा हुआ। पहले जो फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर थी, उनके पास अब खूब पैसा आया, जिससे जापान में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। और बाकी मुनाफे से जापान ने दुनिया भर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि नए नए रिफॉर्म होने के बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक कि जापानी लोग हार्डवर्क ना करें। साल 1950 से 1970 के दौरान जापान ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, उसमें सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग का ही था। जापान एक मैन्युफैक्चरिंग हब था और इसे ऐसा बनाने में सबसे बड़ा रोल वहाँ के लोगों का ही है, क्योंकि जब भी जरूरत होती थी तो जापानी लोग नई नई स्किल सीखने के लिए तैयार थे। इसलिए जापान के पास एक स्किल लेबर की पूरी फोर्स थी। लेकिन स्किल लेबर से प्रोडक्शन लेने के लिए जरूरी था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी। इसीलिए जापान ने इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू किया। और इन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के साथ जापान ने अपने देश में छोटे छोटे इनोवेशन करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन सिस्टम। और ऐसी टेक्नोलॉजी के बदौलत जापान के प्रोडक्ट की कॉस्ट बाकी दुनिया के मुकाबले काफी कम हुआ करती थी।
जिससे पूरी दुनिया में जापानी प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी। जैसे आज मौजूदा समय में चाइनीज प्रोडक्ट का हल्ला है दुनिया में, वैसे ही उन दिनों जापानी प्रोडक्ट का हल्ला था। तो जापान की इस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का असर इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी दिखा। जैसे किसी एक इंडस्ट्री में सुधार हुआ तो उसका असर दूसरे में भी दिखा। इससे दोनों की डिमांड बढ़ गई। अगर एक उदाहरण दो उस समय का, तो जापान ने ऑटोमोबाइल में यूज होने वाली स्टील की क्वालिटी बढ़ाई, तो इससे जापानी ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्वालिटी खुद ही बढ़ गई थी। तो इस सुधार के बाद जापान की एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू हुई। जापान शुरू से ही एक प्रोसेसिंग नेशन बनने की कोशिश कर रहा था। प्रोसेसिंग नेशन मतलब किसी दूसरे देश के रॉ मटेरियल लेना और उसका प्रोडक्ट बनाकर बेच देना, जैसा अंग्रेज करते थे। तो इसमें सफल होने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना काफी जरूरी था। इसलिए अपने प्रोडक्शन यूनिट में क्वालिटी पर खास ध्यान दिया गया। तभी तो क्वालिटी सुधारने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, काइजन जैसे कई रूल्स ले आया था जापान, जिसके बाद उनके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होने की संभावना लगभग 0 हो गई थी। इसके अलावा अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जापान 2 रास्ते अपनाता था। पहला ऐसी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनाना जो शुरू में बाहरी इंपोर्ट का ऑप्शन होती थी, यानी घरेलू जरूरत को पूरा करती और बाद में दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगती। दूसरा रास्ता था ऐसी कंपनियों को शुरू में जापान सरकार इनिशिएटिव देती थी, जैसे टैक्स में छूट देना, कम ब्याज दर पर लोन देना आदि कुछ। और इन बदलावों का असर यह हुआ कि साल 1960 में जापान का एक्सपोर्ट जो $4.1 बिलियन था, वो लगभग 10 सालों में 16.9% के दर से और 1970 के बाद 21% के दर से बढ़ा था। फिर 1981 से 1988 के दौरान इसमें कुछ गिरावट आई थी, फिर भी यह 11.3% से बढ़ता रहा और 1990 तक जापान का एक्सपोर्ट बढ़कर 286.9 बिलियन हो गया था। फिर सस्ते दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। जापान का एक्सपोर्ट बढ़ने का एक बड़ा कारण था सस्ते दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट देना। 1960 से 1970 में जापान का एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स सिर्फ 4% की दर से बढ़ा, क्योंकि 1970 में महंगाई बहुत ज्यादा थी। फिर भी जापानी प्रोडक्ट की कीमत 1980 में 1970 की तुलना में मात्र 45% ही ज्यादा थी। यानी इन 10 सालों में एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 4% की दर से भी कम स्पीड से बढ़ा था। जापान के प्रोडक्ट की क्वालिटी 1950 में बहुत पूर्ण रहती थी, लेकिन 1970 तक में दुनिया को सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जापान ही देता था। उसके बाद अपने ग्रोथ को स्थिर बनाया। साल 1970 में जापान एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी और एक ऐसी इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर निर्भर थी। इसी दौरान तेल की कीमत में भारी उछाल देखा गया था और तेल के बिना तो जापान में प्रोडक्शन संभव ही नहीं था। इसलिए जापान की इकोनॉमी यहाँ कमजोर पड़ गई थी। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी, लेकिन इस दौरान सरकार ने अपनी मनी पॉलिसी को और कड़क कर दिया, जिससे इकोनॉमी में कुछ रिकवरी भी हो पाई। और इस तेल संकट से निकलने के बाद जापान जल्द ही रिकवर कर गया, क्योंकि यहाँ हाई टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही था। साथ में सरकार की पॉलिसी ने काफी कंट्रोल कर लिया और बाकी जो कमी थी वो कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट ने पूरा कर दिया। उसके बाद सबसे जरूरी पॉलिटिकल फैक्टर। ये जितनी भी अभी तक प्रोग्रेस बताई गई वो पॉलिटिकल विल के बिना संभव ही नहीं है। जापान की सरकार ने 1950 से यह तय किया था कि देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है और इसी दिशा में काम भी किया। 1950 में जापानी प्राइम मिनिस्टर योशिदा शिगेरू ने कुछ पॉलिसी बनाई थी, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास के रास्ते बनाए गए थे। और यह भी तय किया गया था कि अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर छोड़ देंगे और अपने सभी संसाधन देश की इकोनॉमी को वापस मजबूत बनाने में लगाएंगे। और जापान ने ऐसा ही करके खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक बना दिया है आज। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में कि जापान इतना अमीर कैसे बना। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।